दोस्तों अगर अपने साथ फ्रेम में रहने वाली है हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल एबीएस वाली बाइक और आज के इस वीडियो में करने वाले हैं भाई इस बाइक का एक ओनरशिप रिव्यू। आज तक आपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देखी होगी एक्सट्रीम 125R की ओनरशिप रिव्यू की, बट वो किसी और के रिव्यूज थे। आज के इस वीडियो में मैं अपनी बाइक का ओनरशिप रिव्यू जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई इस बाइक को परचेज किए हुए करीब 9 महीने हो चुके हैं और अब तक करीब करीब 4000 किलोमीटर ये बाइक चल भी चुकी है। 3 सर्विस जो है इसकी मैं करा चुका हूं और इस बाइक को मैं हाईवे, सिटी, यहाँ तक कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हर तरह की कंडीशन में यूज़ कर चुका हूँ। ऑफ रोड नहीं किया है, बाकी सब चीज़ें जो है बाइक के साथ हो चुकी हैं। एक अच्छा एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये बाइक चलाने में कैसी लगी, क्या कमियां लगी, क्या अच्छाइयाँ लगी, सर्विस कॉस्टिंग वगैरह कितनी आई है, माइलेज क्या दे रही है और अगर आप इस बाइक को परचेस करने की सोच रहे हैं तो आपको ये बाइक परचेस करनी चाहिए या नहीं, इन सब चीज़ों की बात जो है आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे भाई बाइक चलाने में कैसी है। तो जनरली इस बाइक को मैं सिंगल ही यूज़ करता हूँ, पिलियन के साथ कम ही यूज़ करता हूँ, बट पिलियन एक्सपीरियंस मुझे पता है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सिटी एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं भाई। सिटी में ये बाइक चलाने में काफ़ी बढ़िया आपको फील होने वाली है 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से। जो पावर फिगर्स हैं इसकी, जिस तरीके की डिलीवरी है पावर्स की, वो आपको बढ़िया फील होगी। अगर आप सिटी में एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हैं या नॉर्मल सिटी में चला रहे हैं तो आपको मज़ा आएगा। 50, 60, 70 की स्पीड जो है बहुत ही आराम से ये गेन कर लेती है। इसके अलावा वाइब्रेशन वगैरह की बात करूँ तो 70 तक आपको कोई भी वाइब्रेशन वगैरह ऐसे मेजर वाली फील नहीं होती है। बाकी 125 सीसी का इंजन है तो आपको 70 के बाद जो है वाइब्रेशन फील होने लग जाती हैं। बाकी चलाने में एक इशू जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो आपको कहीं न कहीं काफ़ी हार्ड फील होती है। इनिशियल में जब मैंने इसको परचेज़ किया था उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो रही थी, बट अभी जो है वो समय के साथ-साथ 2 चीज़ें हुई हैं इसके अंदर। एक तो गियर शिफ्टिंग थोड़ा-सा स्मूथ हुई है और दूसरा जो माइंड है उस हिसाब से उसने पिक कर लिया है कि इसकी गियर शिफ्टिंग इसी तरीके से काम करती है। तो चलाने वाइज़ बाइक जो है काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है, विद पिलियन के साथ भी आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ। नॉर्मल रास्तों पे विद पिलियन चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ, पावर की कमी आपको तब महसूस होगी जब आप इसको फ्लाईओवर वगैरह पे लेकर के जाएँगे और सोचेंगे कि भाई थोड़ा-सा स्पीड्स के साथ इसको निकाल लें, तो वहाँ पे आपको ज़रूर से कमी महसूस होती है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। 125 सीसी की बाइक है, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इंजन में कभी कोई दिक्कत आई मुझे उसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो भाई जैसे कि आपको पता है कि एक्सट्रीम की जनरली इंजन्स में इश्यू आता है, लाइक वहाँ पे लीकेज के इश्यूज़ आते हैं, हेड के ऊपर से ऑयल लीक हो जाता है, तो इस तरीके के इश्यू मेरे साथ फिलहाल तो नहीं आए हैं। लीकेज का इश्यू इनिशियल डेट में आ रहा था, स्टार्टिंग में आ रहा था, वहाँ से इंजन ऑयल फिल करते हैं ना, वहाँ पे जो रबड़ वगैरह लगी होती है वो कट गई थी स्टार्टिंग के अंदर, तो वहाँ से ऑयल लीक हो रहा था। और इसका एक O2 सेंसर आता है, यहाँ से जो है वो अपना ऑयल लीक हो रहा था, बट इसको मैंने सर्विस सेंटर पे दिखाया एंड वहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इंजन से लीकेज वगैरह का कोई इश्यू मुझे नहीं आया है। इसके अलावा हीटिंग की बात कर लेते हैं भाई, तो मैंने इसको पीक समर्स में चला करके देखा है और आपको पता है कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आप फँस जाते हैं, तो भाई एक अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो गर्म हो जाती है। बट इसके साथ क्या है कि हीटिंग होती है भाई इसमें, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, इंजन भी गर्म है तो हीट आएगी, बट वो हीट ऐसी रहने वाली कि आप जो है इसको ओवरहीट नहीं कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से है, इंजन भी गर्म हो रहा है तो हीटिंग आती है, लेकिन वो ओवरहीट आपको नहीं महसूस होगी। अभी क्या है कि नॉर्मल डेज़ आ चुके हैं, बरसात आ चुकी है, तो अभी फिलहाल हीटिंग वगैरह का जो इश्यू है वो नहीं है इसके अंदर। बाकी बात की जाए भाई, इस बाइक की एक मेन यूएसपी है वो रहने वाला है इसके अंदर आपको सेगमेंट फर्स्ट डुअल चैनल एबीएस जो है वो देखने को मिलता है। इसके ब्रेक्स जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है भाई। इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है, फ्रंट ब्रेक की बात करें चाहे रियर ब्रेक्स की बात करें, दोनों में आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है। और अभी तक मैंने इसकी कॉम्पिटिशन में बाकी बाइकें भी चलाई हैं, लाइक एनएस चला के देखी, हॉर्नेट चला करके देखी, राइडर चला करके देखी, एक्सट्रीम चला करके देखी। इन चारों बाइकों के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़िया जो ब्रेकिंग अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक्सट्रीम की लगती है। मतलब कि डुअल चैनल एबीएस का जो फीचर है वो आपको इस बाइक के साथ वर्थ इट देखने को मिलता है, क्योंकि जनरली जो डुअल चैनल एबीएस वाली बाइक्स आती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि फ्रंट जो एबीएस होता है बढ़िया काम करता है, फ्रंट ब्रेक्स बढ़िया काम करती है, बट रियर ब्रेक्स के अंदर कहीं न कहीं कमी महसूस होती है, वो हल्के होते हैं, स्लो काम करते हैं। इसके साथ ऐसा नहीं है भाई, इसके साथ क्या है कि जहाँ पे भी आप चाहें, आपकी बाइक आपके कंट्रोल में रहती है। मैं वैसे ओवर स्पीडिंग नहीं चलाता हूँ, मेरी जो मेंटेन स्पीड रहती है वो 70 तक रहती है, उसके अलावा कभी बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश करूँगा तो 90 तक इसको लेकर के जाता हूँ। वहाँ पर भी मैंने इसको ब्रेक करके देखा है, बाइक जो है वो मेंटेन रहती है, आपके कंट्रोल में रहती है। तो ब्रेकिंग के मामले में इसको 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स में देना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर भी एक कमी है इसके साथ, वो रहने वाली है इसके रियर की ब्रेक के साथ में। जनरली आपने सुना होगा कि भाई एक्सट्रीम के जो रियर ब्रेक्स हैं उसमें से कहीं न कहीं आवाज़ आती है, तो वो इश्यू मेरे साथ भी है। एक चुड़-चुड़ की आवाज़ जो है वो इसके साथ ऑलवेज़ आती है। मैंने सर्विस सेंटर पे भी दिखाया, सेकंड सर्विस में, थर्ड सर्विस में। सेकंड सर्विस में मुझे पता नहीं उन्होंने किया नहीं किया, बट थर्ड सर्विस में मेरे सामने उस बंदे ने इसकी जो ब्रेक्स हैं उसको सही किया, मतलब इसको जो है ठीक किया और करीब-करीब 1 हफ्ते तक कोई भी इश्यू मुझे ब्रेक के साथ नहीं आया था, कोई साउंड नहीं आ रही थी। लेकिन आफ्टर दैट जैसे ही वो 1 आध हफ्ता पूरा हुआ है, बाइक यूज़ में दोबारा से आई है, उसके बाद वो साउंड आना दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो एक जो है यहाँ पे आपको एक साउंड का इश्यू ज़रूर से आएगा, बट हाँ, उससे ब्रेकिंग जो एफिशिएंसी है वो कहीं से कहीं तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। ब्रेक बढ़िया तरीके से काम करते हैं।
बाकी लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो भाई फुल एलईडी लाइटिंग सेटअप मिलता है, चाहे हेडलाइट हो चाहे टेल लाइट हो, और इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे एलईडी बेस ही देखने को मिल जाते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा मैंने इसको रात के समय में इस्तेमाल नहीं किया है, सिटी में ही इस्तेमाल किया है जहाँ पे ऑलवेज स्ट्रीट लाइट अवेलेबल रहती है। तो वहाँ पे इसका जो लाइट का एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन हाँ, एक आध जगह पे मैंने नोटिस किया है कि जब भी बिल्कुल डार्कनेस हो जाती है तो इसकी जो लाइट है ना वो ज़्यादा नीचे की तरफ गिरती है, और ऑनर्स भी यही कंप्लेंट करते हैं जो इसकी लाइट का बीम है वो नीचे गिर जाता है, मतलब कि आपको दूर तक की विजिबिलिटी नहीं मिलती है। हाई बीम यूज़ करेंगे थोड़ा सा दूर जाएगी, लेकिन हाई बीम फिर वो है कि आप हाईवे पे यूज़ करोगे ना तो वहाँ पे उसकी बीम भी आपको नीचे गिरती हुई नजर आएगी। तो अगर ये लाइट थोड़ा सा अप की साइड में हो जाएगी ना, इसकी बीम सेट कर दी जाएगी, तो लाइट जो है थ्रो अच्छा है, बट जो बीम गिरती है वो नीचे की तरफ गिरती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी कमी महसूस होती है। बाकी बात करें सस्पेंशन की, तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स हैं। ऐसे तो भाई जनरली आपने देखा होगा लोग जो है सीबी हॉर्नेट परचेज कर लेते हैं फॉर यूएसडी फॉक्स, बट मुझे लगता है कि भाई ऐसा कुछ इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है 125 सीसी के हिसाब से। जो इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है अच्छा काम करते हैं, और जो रियर में आपको जो मोनोशॉक एब्जॉर्बर है वो भी बढ़िया काम करते हैं। सस्पेंशन की अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूं तो भाई सस्पेंशन की राइड क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी पर्सनली, क्योंकि गड्ढे वगैरह में चला लेता हूं मैं कभी कभार, तो गड्ढे वगैरह में क्या है कि मैक्सिमम जो गड्ढे हैं एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ऐसा भी नहीं है काफ़ी ज़्यादा स्टीफ है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बीच बीच में जो है अपना रहने वाला है। ओके ओके परफॉर्मेंस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सस्पेंशन में एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, जो फ्रंट सस्पेंशन है ना, कुछ समय पहले मेरे साथ एक इशू आया था इसके अंदर भी। इशू ये था कि रानी झांसी फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर है, उसके जो फ्लाईओवर के स्लैब लगे हुए हैं ना ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं बाइक चला रहा था, करीब 60 की स्पीड में होऊंगा, तो एकदम से वो जब आया ना ऊपर वाला स्लैब, तो बाइक के अंदर ना खट से आवाज़ आई, मतलब मुझे लगा कि भाई सस्पेंशन जो है वो हल्का सा कुछ उसके साथ सीन हुआ है। तो खट से आवाज़ आई है, और उसके बाद से वो आवाज़ जो है रेगुलर आने लग गई थी। करीब हर छोटे गड्ढे बड़े गड्ढे पे आवाज़ वो आती थी। तो मुझे लगा कि भाई सस्पेंशन में कोई इशू है। सर्विस सेंटर लेकर के गया था, तो उन्होंने इसको टाइट किया यहाँ पे हैंडल को, और वो इशू सॉल्व हो गया है। तो सस्पेंशन के साथ ये इशू आया था, जो कि अगेन अपना रिजॉल्व हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट वगैरह की, राइड एक्सपीरियंस कैसा रहा है। राइडिंग पोस्चर आप देखेंगे तो भाई इसका राइडिंग पोस्चर आपको काफी सही लगने वाला है। एज अ कम्यूटर वाला जो आपको राइडिंग पोस्चर है वो देखने को मिल जाता है। आप स्ट्रेट बैठते हैं, हैंडल बार भी आपकी तरफ रहता है, तो आपके जो हाथ हैं वो हल्का सा बैंड होने वाले हैं। सीबी होने चलाई थी मैंने, तो वहाँ पे इसका जो पोस्टर था थोड़ा सा नीचे की तरफ था, इस तरीके से हल्का सा, तो वहाँ पे एक एग्रेसिव राइड आपको देखने को मिलती है, बट इसकी राइड मुझे काफी कंफर्टेबल जो है वो फील होती है, तो राइडिंग के हिसाब से सही है। सीटिंग की बात करूँ तो जो राइडर सीट है वो आपको काफी ज्यादा अच्छी जो है स्पेस देखने को मिल जाता है। पिलियन के लिए थोड़ा सा कम स्पेस आपको मिलता है, बट सेगमेंट के हिसाब से अगर आप अगेन देखेंगे सीबी हॉर्नेट को, तो वहाँ पे स्पेस कम है उस बाइक के अंदर। रेडर अगर आप देख रहे हैं एज अ फैमिली पर्सन अगर आप देख रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेडर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसका जो रियर सीट है वो चौड़ी भी है, और उसकी जो रियर सीट है ज़्यादा सही लगती है बैठने के हिसाब से। बट अगर आपको एक लुक चाहिए, स्पोर्टी लुक चाहिए, जैसे कि इस बाइक में आता है, तो अगर आप इसमें स्प्लिट सीट का वजन ले रहे हैं, तो जनरली आपकी जो राइडर सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। जो पिलियन सीट है उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। कुशनिंग वगैरह आपको सही मिल जाती है, सिटी के हिसाब से बढ़िया है, और राइडर के लिए भी बढ़िया है। लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद ना आपको फील होता है कि कहीं ना कहीं सीट के अंदर थोड़ा सा और जो है वो कंफर्ट होना चाहिए था, बिकॉज एक तो मेरा वेट करीब थोड़ा सा कम है, तो सीट को मैं उतना दबा नहीं पाता हूँ जितना वो सीट खुशनी के लिए दबनी चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो, बाकी लोग जिनका वेट ज़्यादा हो उनके साथ ये इशू ना आए। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि भाई सेगमेंट के अंदर दूसरी बाइकों के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्रूज कंट्रोल की बात कर लेता हूँ मैं। क्रूज कंट्रोल मैंने इसका यूज़ करके देखा है भाई, हाईवे पे चलाकर देखा है। क्रूज कंट्रोल एक्चुअली काम करता है जब आप इसको हाईवे के ऊपर यूज़ करते हैं। सिटी में कोई मतलब तो नहीं है क्रूज कंट्रोल का। मेरी रनिंग जनरली सिटी में ज़्यादा होती है, हाईवे पे कम होती है। इनिशियल डेज में मैंने जो है इस क्रूज कंट्रोल को यूज़ किया हाईवे वगैरह पे, तो बढ़िया तरीके से काम किया है। तो अगर आपकी रनिंग हाईवे वाली है तो आप क्रूज कंट्रोल का फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बाइक को ले सकते हैं, आपके काम आएगा। बाकी भाई इसमें आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलती है, मोड्स मिल जाते हैं उनकी। अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो राइडिंग जो है, राइड बाय वायर एक एक्चुअल में एक अच्छा फंक्शन है। आपको एक थ्रोटल रिस्पॉन्स क्विक देखने को मिल जाता है। बाकी 3 मोड्स आते हैं इसमें, आपको एक इको मोड मिल जाता है, एक आपको रोड मोड मिल जाता है, एक आपको पावर मोड मिल जाता है। एक एक करके तीनों मोड्स को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई पावर मोड की। तो पावर मोड ना एक बेहतरीन मोड रहने वाला है। 125 सीसी के हिसाब से जितनी इसकी मैक्सिमम पावर होती है ना, वो आपको ये प्रोड्यूस करके देता है। तो आपको जो राइडिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़िया मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, बाइक जो है वो निकलने को तैयार है, तो वो वाला फील आपको ज़रूर से फील आता है। तो पावर मोड के अंदर आप अगर चलाते हैं तो आपको परफॉर्मेंस फील आएगी। रोड मोड रहने वाला है, वो एक तरीके से सेंटर मोड है, जहाँ पे पावर भी आपको एक एवरेज मिल जाती है, और आपको एक माइलेज भी जो है वहाँ पे अच्छी देखने को मिलती है। तो रोड मोड आप जनरली यूज़ करेंगे तो आपको एक बैलेंस्ड फील आने वाला है। इको मोड की अगर मैं बात करूँ तो इको मोड जनरली मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज ऑफ यार मुझे पसंद ही नहीं आता वो मोड, क्योंकि भाई उसमें पावर की जो डिलीवरी है, ऐसा लगता है कि इंजन की जो सांसें हैं वो बंद कर दी हैं, और उतनी पावर प्रोड्यूस नहीं करता है। उसके लिए मुझे फिर थ्रोटल ज़्यादा देना पड़ता है,
तो मुझे मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं इको मोड यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, तीनों मोड्स के अंदर मैंने माइलेज टेस्ट किए हुए हैं। अगर आपने फुल रिव्यूज़ देखने हैं माइलेज वाले, तो तीनों के वीडियोज़ के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। फिगर्स मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ फिगर्स मुझे मिली हैं। तो रिसेंट मैंने थर्ड सर्विस के बाद इसका इको मोड के ऊपर टेस्ट किया सिटी के अंदर। इसने मुझे 60 पॉइंट समथिंग का माइलेज है वो निकाल करके दिया है, जिसमें मैंने ट्रैफिक पे भी यूज़ किया था और नॉर्मल सिटी में यूज़ किया था और हाईवे के ऊपर भी लेकर के गया था। तो मुझे अराउंड 60 का माइलेज जो है इस बाइक ने ऑफर किया। इसके अलावा बात करें तो रोड मोड की, तो रोड मोड में मैंने शायद से करीब 55 या 54 के अप्रोक्स का माइलेज जो है इससे निकाला था। और पावर मोड की बात करूँ तो पावर मोड में मुझे दो अलग अलग माइलेज मिले थे। एक बारी मैंने माइलेज टेस्ट किया था तो इसने मुझे करीब 57 का माइलेज दिया था, और एक बारी मैंने टेस्ट किया था तो उस टाइम मुझे करीब 52 का माइलेज जो है वो दिया था। तो करीब जो इसका एवरेज माइलेज रहने वाला है वो 50 से 55 के बीच रहेगा। आपको एक अच्छी माइलेज ये बाइक ऑफर कर देती है। इवन सिटी के माइलेज की बात कर रहा हूँ भाई, मैं सिटी में ट्रैफिक वगैरह में अगर आप चलाते हैं तो भी आपको एक अच्छा माइलेज ये बाइक दे देती है। बहुत से भाई कमेंट करते हैं भाई उनकी बाइक 35 का माइलेज दे रही है, 40 का माइलेज दे रही है, 25 का माइलेज दे रही है। तो भाई देखो, 125 सीसी की बाइक है, अगर इतना कम माइलेज अगर आपको दे रही है तो फ़ायदा क्या है आपका। तो आप अपनी बाइक को सर्विस सेंटर पे दिखाइए या फिर अपने राइडिंग पोस्ट जो स्टाइल है उसको चेंज करिए, क्योंकि बाइक जो है माइलेज देती है। मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूँ पर्सनली, जो लोगों का मैंने फीडबैक लिया है, सबने इसकी माइलेज जो है बढ़िया बताई है और इसकी माइलेज अच्छी है। अब बात करते हैं भाई बाइक के साथ कमियों और अच्छाइयों की। तो भाई सबसे पहले अच्छाइयाँ गिनवा देता हूँ मैं आपको फटाफट से। तो सबसे पहली अच्छाई, इसका लुक काफ़ी बढ़िया लगता है। 125 सीसी सेगमेंट की बाइक है, बट फील आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हैवियर बाइक का फील कराएगी। इसके अलावा इसकी ब्रेकिंग मुझे काफ़ी पसंद आई, इसके जो ब्रेक्स हैं मुझे बहुत बढ़िया लगे। थर्ड, इसके अंदर बात करें इंजन की, तो इंजन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा इसका। अगेन डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है इंजन के साथ में। तो जो परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए होती है 125 सीसी के हिसाब से, वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। चौथी बात करेंगे भाई फीचर्स की, तो भाई फीचर्स इस बाइक के अंदर भर भर के कंपनी आपको देती है। चौड़े टायर्स हैं, सेगमेंट के सबसे ज़्यादा चौड़े टायर्स आपको मिल जाते हैं इस बाइक के अंदर। डुअल चैनल एबीएस आ जाता है भाई, राइड बाय वायर है, राइडिंग मोड्स आ जाते हैं। मतलब कि हर वो चीज़ है जो कि आपको जनरली दूसरी बाइकों में देखने को मिलती है, वो चीज़ें आपको इस बाइक के साथ देखने को मिल जाती हैं। तो भर भर के आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि इसका एक बढ़िया यूएसपी पॉइंट रहने वाला है। लेकिन कमियों की अगर मैं बात करूँ तो कमियाँ कुछ आई हैं जो कि समय के साथ सही भी हो गई, कुछ कमियाँ जो है उसके बाद भी ऐड हुई हैं। मतलब कमियों का जो है आना जाना लगा हुआ है बाइक के साथ में। सबसे पहली कमी मैंने आपको बताई, जो लीकेज का इशू आ रहा था बाइक के साथ, वो सही हो गया। इसके अलावा रियर ब्रेक से आवाज़ आ रही थी, वो अभी बनी हुई है, वो ठीक हो जाएगी। सस्पेंशन से हल्का सा खट से आवाज़ आती थी, वो भी अपना जो है वो सॉल्व हो गई है। कुछ कमियाँ हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रही हैं, वो है रस्टिंग का इशू। रस्टिंग का इशू बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा है। मेरी बाइक एक्चुअल में खड़ी भी बाहर रहती है, रोड पे खड़ी होती है, मेरे पास अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है। तो जैसे कि बरसात का सीज़न चला है, इसमें क्या हुआ है, बाइक भीगी है, फिर उसके बाद सूखी है, उस तरीके से रहा है। तो अभी मैं इसमें नोटिस कर रहा हूँ, तो रस्टिंग तो खैर बरसात से पहले भी थी, ऐसी बात नहीं कि रस्टिंग इसकी बरसात आने पर रस्टिंग का इशू आया है। बरसात से पहले भी रस्टिंग थी और बरसात के बाद रस्टिंग बढ़ गई है। तो रस्टिंग का इशू है। इसके लिए मेरा सोल्यूशन भी है कि आप इसके साथ एंटी रस्ट को यूज़ करें, स्प्रे वगैरह मारते रहें लगातार, तो आपकी बाइक जो है मेंटेन रहेगी। वरना तो भाई ऐसा है कि रस्टिंग इस बाइक के अंदर भर भर के आपको देखने को मिलेगी, और उसका इलाज भी यही है कि आपको खुद से इसको सॉल्व करना होगा। बाकी पेंट क्वालिटी मुझे इतनी पसंद नहीं आई बाइक की। जैसे कि ये सारे कॉर्नर्स वाले पार्ट्स हैं, कई जगहों पे ऐसा है कि जहाँ पे हल्की सी लग जाती है, वो वहाँ से पेंट जो है वो निकल जाता है। तो रस्टिंग के बाद पेंट क्वालिटी मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई है। बट हाँ, यही है कि प्राइस कम है बाइक का और फीचर्स इतने सारे मिल रहे हैं बाइक के अंदर, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो कंपनी करेगी। तो उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ है कंपनी ने किया हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जो कि बाइक के साथ मुझे देखने को मिले हैं। जैसे कि बाइक जो है एक आध बार मेरी चलते रास्ते में बंद हो गई है, और एक आध बार इंजन से ना बहुत ही गंदी वाली आवाज़, मतलब खड़ 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 ऐसे वाली आवाज़ जो है वो फ़ील होती है। उसका रीज़न यही है कि भाई देखिए क्या होता है मेरे साथ, क्योंकि मेरी बाइक ना बहुत ज़्यादा नहीं चलती है। मेरी बाइक करीब 9 महीनों में 4000 किलोमीटर भी पूरा नहीं कर पाई है, तो मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं वीकली में कम से कम 2-3 दिन ही चलाता हूँ इसको, कभी-कभी वो भी नहीं चलाता हूँ। तो होता क्या है कि मेरी स्टार्टिंग से आदत बनी हुई है कि मैं इसमें फ्यूल जो है वो कंप्लीट ऊपर तक फुल करा देता हूँ। अब होता क्या है कि भाई जैसे कि बाइक में तेल फुल करा दिया है, 1 हफ्ते तक बाइक खड़ी है, तो ऐसा मुझे फ़ील होता है कि भाई जो इसका 20 वाला पार्ट है, इथेनॉल वाला पार्ट है, वो कहीं न कहीं नीचे चला जाता है। और जब वो नीचे रहता है, जब बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस है उस टाइम पे मिलता है। ना बाइक पिकअप ले रही होती है, ना बाइक से अच्छी आवाज़ आ रही होती है, तो बहुत गंदा वाला फ़ील जो है वो आता है। तो और बाइक कभी-कभी बंद भी हो जाती है, 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बाइक जो है रास्ते में चलते-चलते बंद हो गई है अपने आप। एक अच्छी स्पीड में बंद हो गई है। तो ये वाले इश्यूज़ जो हैं बाइक के साथ आए हैं। बट वो पेट्रोल का इशू था जिसको मैंने चेंज करा, देन बाइक अभी फ़िलहाल में ठीक चल रही है। वही है भाई, पेट्रोल के साथ दिक्कत है थोड़ी-सी, तो अगर वो सही हो जाती है तो बाइक भी अपना सही परफॉर्मेंस आपको देगी। कि भाई फिट फिनिश वगैरह की बात करें तो फिट फिनिश में थोड़ा-सा इशू मुझे फ़ील होता है। इशू इन द सेंस कि आप चेक करें, ये वाला पार्ट पूरा मूव कर रहा है, वो वाला पार्ट मूव कर रहा है। इसके अलावा चाबी यहाँ पे लगाते हैं तो भाई ये वाला पार्ट आप चेक करिए कितना ज़्यादा मूव करता है। यहाँ पे इतना सारा स्पेस है कि अगर आप इसको पकड़ करके यूँ खींचेंगे ना तो शायद से ये सीट ही बाहर आ जाएगी। मतलब एक अच्छा खासा गैप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इवन ये जो सीट है ये प्रॉपर फिक्स नहीं रहती है, मतलब ये सीट जो है ये आप चेक करें,
इस तरीके से सीट जो है प्रॉपर मूव होती है। तो फिट फिनिश में थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं इस बाइक के अंदर, बट ऐसा भी नहीं है भाई इसको मैं जो है वो बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिव में काउंट करूँगा, क्योंकि भाई सीबी हॉर्नेट आपने देखी होगी, उसका ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हिलता है, लोग इसमें कंप्लेंट करते हैं, बट इसका ये वाला पार्ट काफ़ी स्टडी आपको फील होता है। तो फिट फिनिश में थोड़ा सा काम करने की हीरो को ज़रूर से ज़रूरत है, बट ये है कि चल रहा है काम तो चल रहा है वाली कहानी पे बाइक अभी चल रही है। कि सर्विस वगैरह की बात कर लेते हैं तो भाई सर्विस की अगर मैं बात करूँ, 3 सर्विस करा चुका हूँ मैं अब तक। पहली सर्विस की कॉस्टिंग करीब 500 रुपये थी, दूसरी सर्विस की कॉस्टिंग करीब 600 रुपये थी, और तीसरी सर्विस जो हुई है उसमें करीब 820 रुपये की कॉस्टिंग जो है वो अपना आई है। और रूटीन के हिसाब से जो है फ्री चेकअप चल रहा है इसका, जहाँ पे इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है, ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज होता है। पहली जो 2 सर्विस थी मैंने करोल बाग वाले शोरूम से, वर्कशॉप से कराई थी, और तीसरी सर्विस मैंने नागलोई से कराई थी। दोनों में फ़र्क ये था कि करोल बाग वालों में मुझे देखने को नहीं मिलता था कि बाइक में क्या काम हो रहा है। नागलोई में जो कराई थी उसमें मुझे देखने को मिला, मेरी बाइक को बढ़िया से काम करके दिया। तो सर्विस से फ़िलहाल हीरो की मैं सैटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई परेशानी ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं जो कि वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जैसे कि रियर ब्रेक वाला हो गया। बाकी अब बात कर लेते हैं भाई आपको ये बाइक परचेज़ करनी चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले इसको क्यों परचेज़ करना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। भाई देखिए, अगर आप एक फीचर रिच बाइक देख रहे हैं सेगमेंट के अंदर 125 सीसी के, जहाँ पे आपको करीब 1,30,000 रुपये के अंदर, क्योंकि अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग प्राइस हो सकता है। मैंने जब परचेज़ करी थी मुझे 1,22,000 रुपये की पड़ी थी। अभी क्या है, लोग फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर रहे हैं, उस पे डिस्काउंट मिल जा रहा है, 1,10,000 रुपये की मिल जा रही है। तो भाई अगर इस बजट में अगर आप देख रहे हैं ना एक फीचर रिच बाइक जिसमें आपको फीचर्स भर-भर के मिल जाएँ, देन आप इस बाइक को ले सकते हैं। और उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों की पसंद ही एक्सट्रीम है, क्योंकि भाई अक्सर मेरे कमेंट सेक्शन में ये बात आती है, भाई बाइक मुझे पसंद है बट आप मुझे कमियाँ बता रहे हो, जिसके बाद मेरा मन जो है थोड़ा ख़राब हो गया बाइक को लेकर के। देखो भाई, बाइक अगर पसंद है ना आपको, तो आप इस बाइक को ज़रूर से ले सकते हो, क्योंकि कमियाँ अच्छाइयाँ देखो हर किसी बाइक में होती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है कि मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। तो अभी तक इस बाइक के साथ मुझे मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। मेजर प्रॉब्लम इन द सेंस कि भाई ऐसा नहीं हुआ है कि बाइक जो है उसने कहीं ऐसा रास्ते में कभी धोखा दे दिया हो। एक आध बार बंद ज़रूर से हुई हो, पेट्रोल की वजह से हुई है, मुझे पता है उसका। बाकी ऐसा मेजर वाला जो है वो इशू नहीं आया बाइक के साथ में। कुछ इश्यूज़ थे जो कि समय के साथ मेरे माइंड ने जो है उसको अडॉप्ट कर लिया है, जैसे कि गियर शिफ्टिंग माइंड ने अडॉप्ट कर लिया कि भाई इसकी गियर शिफ्टिंग ऐसी ही है। रियर की आवाज़ जो है उसको भी मेरे माइंड ने बिल्कुल, मतलब वो फ़ील ही नहीं करता कि रियर से आवाज़ आ रही है। कोई नया बंदा सुनता है उसको लगता है कि हाँ, आवाज़ आ रही है, इसको ठीक करा लो। मुझे लगता है कि यार ठीक है, चल रही है, क्योंकि ठीक कराने की कोशिश करी है मैंने, इतना हुआ नहीं उसके अंदर। बाकी रस्टिंग का इशू है इस बाइक के अंदर, उसको आपने फेस करना होगा। मोस्टली लोग फेस करेंगे उस इशू को। तो भाई रस्टिंग का इशू है, बाकी इश्यूज़ दो और कुछ थोड़े बहुत रिलायबिलिटी वगैरह के इश्यूज़ हैं, तो वो आप मैनेज करोगे कि चल जाएगा काम। लेकिन अगर आप भाई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं बाइक के साथ, आपको ऐसी बाइक चाहिए जिसके लिए आपको सर्विस सेंटर चक्कर ना काटने पड़े, सर्विस इंटरवल उसका लंबा हो। सर्विस इंटरवल की बात कर लेते हैं भाई, बाकी बाइकों से सर्विस इंटरवल मुझे लगता है कि इसका काफ़ी कम है। 3,000 किलोमीटर या फिर 3 महीने पे आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। मैं हॉर्नेट से कंपेयर करना चाहूँगा इसको कि वहाँ पे 4500 या 5500 किलोमीटर का इंटरवल है। तो वो चीज़ बढ़िया लगी मुझे कि आपको बार-बार सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ता है। तो इसमें कमियाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या कहती है, आपको किस तरीके की बाइक चाहिए। अभी तक मुझे ऐसा मेजर इश्यू नहीं आया है, कमियाँ भले से बहुत सारी आई हैं, लेकिन सर्विस सेंटर में 3 ही बार गया हूँ। ऐसे मतलब फ्रीक्वेंटली सर्विस सेंटर में नहीं गया हूँ कि मेरी बाइक जमा हो गई है, मिल नहीं रही है, सामान नहीं लग रहा है, ऐसे वाले इश्यूज़ नहीं आए हैं। बीच-बीच में थोड़ी बहुत कमियाँ आई हैं बाइक के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि हाँ, अगर हीरो इसको इम्प्रूव कर लेगा, तो बाइक जो है वो बढ़िया एक नंबर हो जाएगी। बाकी आप लोग यूज़ कर रहे होंगे इस बाइक को, जो लोग यूज़ कर रहे होंगे, क्या कैसा उनका फीडबैक है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैंने बहुत सारे ओनरशिप रिव्यूज़ किए हुए हैं, वो रिव्यूज़ आप चेक कर सकते हैं, एंड देन अपनी बाइक परचेज़ करने का माइंड आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, मैं बोल क्या रहा हूँ, बोल क्या देता हूँ, तो वो चीज़ें हो रही हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।